आप सभी का स्वागत है। अगर आप यहाँ तक आए होंगे तो अभी जाइए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का मुद्दा है फेमिनिज्म और कुछ चीज़ें जो आपको जरूर जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। फेमिनिज्म का थोड़ा सा सरल सा मतलब आप समझ लीजिए कि फेमिनिज्म का मतलब होता है कि वुमेन्स को इक्वल राइट होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और स्टेटस में वो मेंस के इक्वल होने चाहिए, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं। एक इक्वालिटी वाली बात है और फेमिनिज्म होना कोई बुरी बात नहीं है। परंतु आज के दौर में कुछ लोग अल्ट्रा फेमिनिज्म ले आए हैं और फेमिनिज्म के नाम पे मर्दों को, पुरुषों को छोटा दिखाना चाहते हैं या गलत दिखाना चाहते हैं। और रिसेंटली एक वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को भी लगा कि एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए। हार्दिक पांड्या का उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, उनकी रूमर्स गर्लफ्रेंड कह लो या उनने खुद भी चीज़ों को पोस्ट करा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो उनकी एक्स वाइफ थी नताशा, वो एक बेचारी सी मासूम सी लड़की है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। रियलिटी ये है कि नताशा भी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, सर्बियन मॉडल है, एक्ट्रेस है, उन्होंने बड़े बड़े शोज किए हैं और जिन शोज में नजबलिए भी है, बिग बॉस भी है, राजनीति जैसी पिक्चर भी और ढेर सारी चीज़ें उन्होंने करी है। सोशल मीडिया पे भी उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, फिटनेस फ्रीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें डालती है, कंटेंट बहुत प्यारा है। यही नहीं, उनका एक तथाकथित या रूमर बॉयफ्रेंड भी है जो कि एक सर्बियन मॉडल, एक्टर और फिटनेस ट्रेनर भी है। अब बात ये आती है कि हार्दिक पांड्या जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, लाइव एंजॉय कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी ओर नताशा अपने रूमर बॉयफ्रेंड कह लूँ या फ्रेंड के साथ सब चीज़ें कर रही है और बहुत सारे पिक्चर पिक अपलोड कर रही है, उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे देश की सोशल मीडिया कह लूँ या कुछ एजेंसियों ने, या मैं यहाँ वर्ड यूज करना चाहूँगा, पीआर टीम ने एक नेगेटिव पीआर स्टार्ट कर दिया हार्दिक पांड्या के खिलाफ। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत है। एज अ मैन मुझे इस चीज़ का स्टैंड लेना चाहिए और आपके सामने लाना चाहिए। हार्दिक पांड्या कोई बहुत बड़े रईस नहीं थे शुरू से, उन्होंने अपनी लाइफ एक स्ट्रगल से स्टार्ट करी, धीरे धीरे इंडिया टीम का हिस्सा बने, आईपीएल और अपना नाम स्वयं कमाया है। उन्होंने किसी के आगे भीख नहीं मांगी या किसी का सहारा लेके आगे नहीं बढ़े। डेफिनेटली उनके अपने टर्म्स रहे होंगे, परंतु उन्होंने स्ट्रगल फेस देखा है और स्ट्रगल को जिया है। और दूसरी ओर नताशा डेफिनेटली वो भी सर्बिया से आई है और सर्बियन महिला ने इंडियन इंडस्ट्री में नाम बनाया है। सोच करे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्ट्रगल करा होगा, उन्होंने भी देखा होगा कि इंडस्ट्री कैसी होती है और किस हद तक ऊपर नीचे गिर सकती है, काम करती है। तो वो भी एक स्ट्रांग और पावरफुल वुमेन ही है। और देखा जाए उनकी फैन फॉलोइंग में तो हार्दिक पांड्या भी मिलियंस में फॉलो करने वाले लोग हैं और नताशा को भी फॉलो करने वाले लोग मिलियंस में हैं। और जब बात आती है उनकी पर्सनल लाइफ की, तो एक छोड़ उन्होंने 2 बार शादी के इवेंट करे थे और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, और वो स्वयं भी नहीं चाहते थे कि वो डाइवोर्स ले, परंतु सिचुएशन सारी हर चीज़ किसी कंट्रोल में होती है और उन्होंने म्यूचुअली डिवोर्स लिया। और ऐसा लग रहा है हार्दिक पांड्या की तो ऐसी इमेज बना दी जा सकती है अब कि वो विदेशों में रहते हैं ना लोग, शुगर डैडी, पैसे उड़ाने वाला लड़का जिसके पास बहुत पैसे, और दूसरी ओर नताशा बेचारी सी मासूम सी। ऐसा नहीं है, नताशा भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है। उनके साथ, उनके ट्रेनर के साथ बहुत सी पिक्स आती है जो कि बहुत अच्छी होती है, फिटनेस के प्रति मोटिवेट करती है। तो इसमें दो राय नहीं कि यदि उनका वो बॉयफ्रेंड लीगली है या इलीगली हो तो स्वयं वो जाने। और लीगल इलीगल तो कुछ होता नहीं है भैया, आज की तारीख में तो सब अलाउ है। 377 कह लूँ तो लड़का लड़का भी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आज की तारीख में क्या ही हो गया है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको कुछ बोलता नहीं। तो ये सब बातें आप स्वयं समझ सकते होंगे। परंतु मेरा कहना है कि हार्दिक पांड्या जैसे व्यक्ति को लोग आज नहीं छोड़ रहे तो कल को ये बात आप पे भी आ सकती है, हम पे भी आ सकती है। और ये छोड़िए, कुछ नताशा जैसी लड़कियों से भी आ सकती है कि अगर उन्होंने तो लाइफ में अपनी लाइफ चुन ली है तो फिर लोग इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं कि उनको बेचारी भी साबित करने में लगे हैं। भाई पीआर मीडिया, पीआर स्टंट होता है, आप सभी समझते होंगे। कुछ एजेंसियों को, कुछ फैन पेजों को खरीद के ये चीज़ करवा दी जाती है जिसके कारण एटलीस्ट उनको सेटिस्फेक्शन मिलता होगा या उनके कुछ हेटर्स होते होंगे जो कि उनकी इमेज गिराना चाहते होंगे। मुझे यह जरूर पता है कि एक सक्सेसफुल आदमी जैसे धीरे धीरे होने लगता है तो बहुत से लोग उसके प्रति नेगेटिव होते हैं, उसको नीचा गिराना चाहते हैं। और नीचा गिराना चाहते हैं वो तो अपनी जगह अच्छे बुरे सभी लोग हैं, परंतु इस हद तक गुजर जाते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ को भी नहीं छोड़ते हैं, जो कि हार्दिक पांड्या के साथ हुआ है। आज मुझे लगता है कि मुझे इनके साथ स्टैंड लेना चाहिए और एक अच्छे तरीके से सही संदेश आगे देना चाहिए जिसमें इमेज किसी की ना बिगड़े, परंतु इस चीज़ का हमेशा सभी को पता चल जाए कि हार्दिक पांड्या कोई स्टड बॉय या अय्यास करने वाले लड़के नहीं। वो बहुत ही सिंपल लड़के थे जो शुरू से रहे और धीरे धीरे उन्हें सक्सेस अचीव करी और लाइफ को जीना सीखा है। वो चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपेंसिव कार, घड़ी सब है, उनकी लाइफ को जीने में विश्वास करते हैं। और दूसरी ओर नताशा भी वही कर रही है, अच्छे से फिटनेस चीज़ों को डालती है
तो दोनों में कंपैरिजन कहाँ आता है? आप फेमिनिज्म का मुद्दा उठा के बहुत से लोग ये बोलते हैं कि देखो भैया ये तो पीछे रह गई है, ऐसे फोटो आ जाते हैं। और यही नहीं, बड़े बड़े पेजों ने ये चीज डाली है कि हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं और नताशा को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जिससे होगा क्या कि वुमेन्स के नाम पे विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं और सिंपत्ति लेके हमारी इमेज को और अच्छा बना सकते हैं। परंतु एक जो अल्ट्रा फेमिनिज्म होता है, जो वुमेन को इंडिपेंडेंट देने के नाम पे ओवर इंडिपेंडेंस दे देता है, जिसके वजह से ऐसा होता है कि हर जगह ऐसा प्रूव करना बन जाता है कि मैन गलत है, जो भी मर्द करता है वो गलत है, उनको उत्तराधिकार है ही नहीं जो उनको करना चाहिए। भैया एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद धीरे धीरे चीजें सुधरी है। आप ये जान के हैरान होंगे कि 1920 समथिंग जाके वुमेन्स को तो वोट का अधिकार मिला था, और ये समाज चला रहा है हजारों हजारों साल से। तो चीजें लेयर बाय लेयर काम करती है। हमारे देश में ही सती होती थी, पर लेयर बाय लेयर चीजें सुधरी और बहुत टाइम लगा, और लास्ट सदी तो समथिंग 1980 तक भी हुई है। आप में से बहुत से लोग ये बात जान के हैरान हो जाएंगे, हाँ भैया लास्ट सदी 1980 तक भी भारत में देखने को मिली है। तो भारत का समाज पुरुष प्रधान है, इसमें दो राय ही नहीं है। तो चीज़ों में टाइम लगता है। आज भी ऐसे बहुत से गांव है, ऐसे बहुत से विलेज है जहां वुमेन्स ने इसलिए एजुकेशन छोड़ दिया क्योंकि उनके पास टॉयलेट नहीं थे वहां जाने को, उनको सरकार ने सपोर्ट नहीं करा। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन कि कुछ लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ मॉडल क्या कर रहे हैं। आज हमारे देश की वुमेन्स है जो डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे ज़्यादा शिकार होती है। और आप ये जान के हैरान मत होइए कि फैमिली कोर्ट में सबसे ज़्यादा जो लंबी कतारें लगी होती है वो नए कपलों की होती है, जिनको 1-1.5 साल हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कम टाइम में ही उनका डिवोर्स होने लग रहा होता है। उसी का शिकार भी हार्दिक पांड्या भी हुए हैं और युजवेंद्र चहल, धनश्री भी हुए हैं। और ये शिकार न भी कहूँ तो उनकी पर्सनल लाइफ है भैया, वो कुछ भी करे। परंतु इन तलाकों के माध्यम से आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि मर्द गलत है या पुरुष हमेशा अय्यासी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके नाम किसी से भी जोड़ दो और महिलाओं को थोड़ा सा सॉफ्ट लाके पीछे कर दो। भाई महिलाओं को कमजोर प्रूव करना भी सबसे बड़ी महिलाओं की ही गलती है। आज हम में से, आप में से सब जानते हैं, अगर मैं पिंक कलर किसको पसंद है तो आप इजीली बोल दोगे गर्ल्स को, टेडी बेयर, बार्बी डॉल्स। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स की इमेज एक सॉफ्ट सी चीजें वुमेन्स नहीं बनाई है। परंतु चाइना में ऐसा नहीं होता भैया, वहाँ पे लड़कियाँ टेक्नोलॉजी फ्री होती है, वहाँ की लड़कियाँ मोबाइल बनाना जानती है, वहाँ के लड़के इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और वो लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, लर्निंग के साथ, स्किल सेट के साथ। वो इन फालतू सी चीज़ों में बहुत कम ही पढ़ते होंगे या बहुत ही कम पढ़ते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि वहाँ का कल्चर अब ऐसा रह गया है। उन्होंने अपने लाइफ में ग्रोथ करा है और देश को भी आगे बढ़ाया है। बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया वहाँ तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ तो ऐसा ना वैसा। तो भैया आपके पास तो डेमोक्रेसी है, आपको तो वो सब करना चाहिए जो और कोई कर ही नहीं पाया है। आपको वुमेन्स को डेमोक्रेटिक लेवल पे लाके खड़ा कर देना चाहिए कि जहाँ से उनकी इक्वालिटी वाली वॉइस आए। हमारे देश में अब जाके एक नियम पास हुआ है कि वुमेन्स को 33% लोकसभा में रिजर्वेशन मिलेगा। मिला नहीं है, वो भी 4-5 साल लगेंगे, कब भी लाएगा, पास होगा, दिस एंड दैट। अरे भैया आप सभी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी के लो, कांग्रेस के लो, मैं किसी तो यही क्यों नहीं कर देते अपने अपने स्टेट के सीएम मिल के विधानसभा में 50% ला दें कि भैया 50% लाने में कोई बुराई नहीं है, 50% रिजर्वेशन दो, इक्वलिटी पे लाके खड़ा कर दो, और 50% में 50% हर कास्ट, जाति, धर्म के लोगों को भी इंक्लूड कर दो। तो हर कास्ट की महिलाओं में भी इक्वलिटी आएगी, हर धर्म की महिलाओं में भी इक्वलिटी आएगी, उनकी महिला पीछे नहीं रह जाएगी। क्योंकि हमारे देश में पर्दा करना हो या किसी प्रकार से बुर्खा पहनना हो, ये रिलीजियस चॉइस भी है, परंतु कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे भी ले जाती है। इसके कुछ वीडियो भी आते हैं, जैसे मूवी में दिखा गया था, एक पर्सन जाता है, आधार कार्ड दिखाता है और बोलता है कि आपने इसको देखा है, तो सामने से पर्सन बोलता है भैया इनने तो घूंघट पहन रखा है, घूंघट में थोड़ी रखता है आज की तारीख में महिलाओं को। और पीछे से जब उनकी वाइफ आती है तो स्वयं बुरखे में आती है। मैं किसी रिलीजियस या चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, परंतु एक बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि महिलाओं को इक्वालिटी देने का काम सिर्फ पुरुष नहीं कर सकते, महिलाओं को भी वॉइस रेज करनी पड़ेगी, महिलाओं को भी इक्वालिटी टर्म में आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो सॉलिड हो, न कि इस प्रकार से कि किसी को नीचा दिखाना हो या पुरुष को नीचा। और महिलाओं के लिए सबसे खूबसूरत बात ये होगी, सबसे अच्छी बात ये होगी कि आज देश की सरकार ने उन्हें आर्मी में एंट्री दे दी है। आर्मी में बहुत से पदों पे उनको रिक्रूट करने लगे हैं। जो महिला देश की रक्षा कर सकती है, तो मैं तो नहीं मानता वो किसी भी लेवल से, किसी भी लिहाज में कहीं भी पीछे है। हर लेवल पे CEO कह लो, MD कह लो, डायरेक्टर कह लो, रेसलिंग कह लो, वुमेन्स क्रिकेट कह लो, वुमेन्स हॉकी कह लो या वुमेन्स कबड्डी कह लो, आप नाम लेते लेते थक जाओगे और वुमेन्स ने वहाँ अपने झंडे गाड़े हैं।
और सभी वुमेन्स को इन चीज़ों को प्रेस करना चाहिए, इन चीज़ों से सीखना चाहिए, लर्निंग लेनी चाहिए। और बहुत से लोग जो अल्ट्रा फेमिनिज्म वाले मुद्दा उठाते हैं, जो चोचले करते हैं, जो खोखली बातें करते हैं, वो तब कहाँ जाते हैं भैया जब हाथरस की बेटी के साथ गलत हुआ था। सबसे बड़ा फेमिनिज्म का झुकाव या सबसे बड़ा फेमिनिज्म का मुद्दा तो वहाँ उठना चाहिए था। वो दौर कहाँ गया था जब मणिपुर में एक महिला को नग्न करते हुए घुमाया गया था। मैं चीज़ों की डिटेल में नहीं जाना चाहता। तब ये महिला कहाँ गई थी जो फेमिनिज्म का मुद्दा चीख चीख के उलाती है कि हम पीछे रह गए हैं। आप सभी महिलाएं जिस दिन अपनी साथी महिला के साथ खड़ा रहना चालू कर देगी, हर परिस्थिति में, मतलब हर परिस्थिति में, एक सक्सेस में नहीं कि हम वर्ल्ड कप ले आए तो फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, या यूं नहीं कि हम जीत गए। भैया आपके साथ जब गलत हो रहा तो वहां आपको स्टैंड आउट करना है कि वहां आपको अधिकार मिलना चाहिए कि एक कमजोर और गरीब महिला को कैसे जला दिया गया, एक कमजोर लड़की को कैसे अभद्र तरीके से नग्न करके घुमा दिया गया है। क्या सारी महिलाओं का वहां खून नहीं खोला था? क्या आपने वहां सरकार से प्रश्न पूछे? क्या सारी महिलाएं कैंडल मार्च लेके निकली हर स्टेट में? नहीं। वो कब खुश हो गई जब वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत गई, तब उन्होंने अपना कदम पीछे ले लिया कि भैया वो तो बड़े लोगों ने करा होगा, कुछ गुंडे लोगों ने करा होगा या दिस एंड दैट, तो महिला की दुश्मनी यहाँ बन गई। आप किसी भी परिस्थिति में सक्सेस को तो एंजॉय करना चाहते हैं, परंतु जब बात आती है अधिकार की, लड़ने की, तो वहां तो सिर्फ महिला ही पीछे हट रही है। तो सबसे पहले महिलाओं का साथ देना पड़ेगा। तो ये फेमिनिज्म के नाम पे जो अल्ट्रा फेमिनिज्म चला रहे हैं उनका मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। मेरा यह पर्सनल व्यू है कि भारत की महिला किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। अगर वो पीछे है तो कुछ सामाजिक कारणों से जो धीरे धीरे बदल रहे हैं, परंतु इन चीजों की आवाज उठाने का काम भी महिलाओं को करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सरकार एकदम से आपको आगे नहीं लाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तो प्रतिप्रधान चलता है। आप में से बहुत से लोग इस चीज से वाकिफ तो जरूर होंगे कि सरपंच ये हो या बड़े बड़े विधायक के लो तो महिला जीत जाती है, परंतु विधायक तो भैया हस्बैंड या पार्टनर बन के घूमता है, भाई बन के घूमता है। अरे बड़े बड़े सीएम तक ऐसा देखा गया है कि पति प्रधान है, सीट पे तो महिला बैठी है जीतकर, सरपंच हो या सीएम, परंतु पीछे से सरकार चलाने वाला, प्रशासन को हैंडल करने वाला उनका पति होता है। तो सबसे पहले तो महिला को इन सब चीज़ों से उभरना होगा कि भैया हम एजुकेटेड होए, हम हर चीज़ों को एक स्ट्रांगली तरीके से सीखे और लीड हम ले, न कि हमारा पार्टनर। भैया आपने अपने पति को लीड सौंप दी, आपने अपने पति को प्रतिप्रधान बना दिया है, तो समाज में आप वो रोल कैसे लोगे जहाँ आपको लीडरशिप लेनी है? फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात आज स्वयं करने लायक नहीं हो। अगर किसी समाज में ऐसी महिला करी तो उन सारी महिला को उसका विरोध करना चाहिए, या तो उसको हरा दे या तो उसका सपोर्ट ही नहीं करे। जब भैया पुरुष को ही लीड करना है तो आपने उस महिला को क्यों वॉइस दी, इतनी पावर क्यों दी, इतनी अथॉरिटी क्यों दिलवाई कि आपके लिए खड़े रहे? जब बात रियलिटी में खड़े रहने के लिए वो स्वयं अपने लिए नहीं खड़े रह पा रही है, अपनी आवाज अपने परिवार से हटकर नहीं उठा पा रही, तो आपके लिए क्या ही आवाज उठाएगी? भैया वो तो अपने पति के अकॉर्डिंग चलेगी, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ऐसे लोगों को जीताना, उनका साथ देना भी एक गलती है। आपको स्वयं आगे बढ़ना है। इक्वालिटी स्टेटस आपको कोई और तो देगा नहीं, क्योंकि ये सब बातें हवाई है कि हमें मिल जाएगा। आपको फाइट अपने लिए करनी है, एक पॉजिटिव तरीके से वॉइस रेस करनी है, क्योंकि वोट की अधिकार की यात्रा से लेकर सती बहन होने में भी बहुत लंबा टाइम लगा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि धीरे धीरे ये चीज़ें सुधर भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज कभी भी अपने डोमिनेंस छोड़ना नहीं चाहेगा। इसके लिए आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा, कॉल आउट करना पड़ेगा चीज़ों को, परंतु इस कॉल आउट के दौरान आप पुरुष प्रधान समाज को नीचा नहीं दिखा सकते इस तौर पे कि सारे पुरुष गलत है। जो गलत है वो गलत है, जो पुरुष लाइफ में अच्छा कर रहा है उनको आपको प्रेज भी करना पड़ेगा, जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है वहां आपको खड़े भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पावरफुल पुरुषों ने कुछ महिलाओं का साथ दे रखा है तो हम महिलाएं पीछे हट जाती है क्योंकि उनके साथ तो पावरफुल पुरुष है। यहाँ आप गलत हो। आपको हर पावरफुल पुरुष का सामना इक्वालिटी के साथ करना पड़ेगा। जैसे अगर हाथरस की बिटिया के साथ कुछ गलत हो गया तो सामने वाला पुरुष कितना ही पावरफुल हो, सीएम हो, डीएम हो, कोई भी, आपको एक वॉइस रेस करनी पड़ेगी, उसके साथ दिखना पड़ेगा। मणिपुर की घटना में आपको साथ दिखना पड़ेगा। तो देखते देखते महिला अपने अपने पावरफुल होती जाएगी, वुमेन्स एम्पावरमेंट हो जाएगा। सिर्फ पीएम आवास में या किसी भी चीज़ में घर नाम कर लेने से पावरफुल नहीं होता है। ये एक छोटा सा स्टेप है ताकि आपको लीगल राइट्स मिल जाए। सिर्फ इस चीज़ें से नहीं होगा कि आपको पुलिस फोर्स में एक स्कूटी दे दी जाए। ये चीज़ें एक स्टेप है, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टेप है, परंतु जब तक एक मेंटेलिटी, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं बनेगा कि महिला कमज़ोर नहीं है, महिलाओं को किसी भी प्रकार से पीछे न रखा जाए पुरुषों द्वारा और उनके परिवार द्वारा ही,
तो ही तो चीज़ें बदलेगी। वरना कितनी ही घर नाम पे करवा दो, कितनी स्कूटी दिलवा दो, कितने ही लैपटॉप दिलवा दो, कितनी साइकिल बंटवा दो, महिला कभी भी पावरफुल नहीं हो पाएगी। और फेमिनिज्म के नाम पे आप उनको गलत तरीके से चीज़ें समझाते चलोगे। आज हमारे देश के पीएम सीएम बहुत से पुरुष है और बहुत ही दमदार शख्सियत वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि वुमेन्स पीछे रह गई, फेमिनिज्म हार गया? नहीं भैया, जहाँ फेमिनिज्म की जरूरत थी वहाँ फेमिनिज्म को भी मौका मिला है बहुत अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की सीएम हो या हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो पद है जो कि बहुत ही पावरफुल है। अब ये देखना है कि ये वुमेन्स के लिए कितना करती है, यहाँ से फेमिनिज्म की पिक्चर चालू होगी। क्योंकि आपने तो पद दिला दिया, अब ये पपेट सीएम बन के रह जाए या पपेट प्रेसिडेंट बन के रह जाए तो ये चीज़ गलत होगी, ये चीज़ फेमिनिज्म को वीक करेगी। और इसमें कोई दो राय की बात नहीं, हम वैदिक एज की ओर भी बढ़ सकते हैं कि वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक आप भी इस चीज़ को जान लो, वहाँ पे वुमेन्स को इक्वालिटी के अधिकार थे। बहुत से लोग बोलते ना पिछड़ा समाज, पिछड़ा नहीं भैया, वैदिक एज में वुमेन्स को इक्वालिटी ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन था, प्रॉपर्टी में इक्वालिटी राइट थे, उनको सभा समितियों में बिठाया जाता था, उनकी राय ली जाती थी। बहुत सी ऐसी फेमस महिला है, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, जिन्होंने अपने पिता की मदद भी करी है, संघर्षशील लड़ाई भी लड़ी है और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करा है। तो यहाँ तक आप आए होंगे तो डेफिनेटली अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अच्छा लगता है तो आप अपने सजेशन दे सकते हो। मेरे व्यू देश और समाज को आगे ले जाने के लिए है। मैं चाहता हूँ कि पुरुष तरक्की करे और मैं चाहता हूँ कि महिला भी उतनी ही तरक्की करे, किसी से पीछे ना हो। इन दो ही वर्गों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इन दो ही वर्गों का आपस में समर्थन होना चाहिए, साथ होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें समय के अकॉर्डिंग बदली है और भी आगे बदलेगी। जय हिंद, जय भारत।